Good morning, sir. Good morning. Good morning to everyone. कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? Yes, sir. ओके। आज के क्लास में हम लोग नया Good चैप्टर morning, sir. गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग नया चैप्टर डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोग मोशन इन 1D डिस्कस कर रहे थे ना, मोशन इन 1D, राइट? आज के क्लास में हम लोग मोशन इन 2D डिस्कस करेंगे। चालू हो गया ना? ये चैप्टर है मोशन इन 2 डायमेंशन। सर हाँ, सर एक जनरल डाउट है, ऐसा हो सकता है क्या कि अर्थ के किसी पॉइंट पे ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी को रेजिस्टेंट हो? ग्रेविटी को रेसिस्टेंस हो मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी आप कह रही हो? हाँ, मतलब वो ग्रेविटी को जो भी अपन वहां पे जो भी ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे वो ग्रेविटी को रेजिस्ट करे। नहीं, जीरो हो सकता है, निगेटिव में नहीं जा सकता। ओके, ओके सर। जीरो हो सकता है, सेंटर पे जीरो होता है, अर्थ के सेंटर पे जी का वैल्यू जीरो होता है, लेकिन उसको रेसिस्ट नहीं करता है। और जो जी का डायरेक्शन होता है हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है, राइट? हाँ। ओके, देखो मोशन इन 2D। मोशन इन 2D होता क्या है, यानी ये मोशन किस में हो रहा है? मोशन इन प्लेन। 2D को आप प्लेन भी बोलते हो, तो मोशन इन प्लेन भी इसको बोल सकते हैं। हाँ, मैं यही लिख देता हूँ, मोशन इन 2D मीन्स मोशन takes place in plane। वो प्लेन में भी XY प्लेन, XY प्लेन भी हो सकता है, YZ प्लेन भी हो सकता है, और XZ प्लेन भी हो सकता है, राइट? तो ऐसा जरूरी नहीं कि केवल XY प्लेन ही होगा, YZ प्लेन भी हो सकता है, XZ प्लेन भी हो सकता है। ये सभी को समझ में आया? यानी कितना एक्सिस चाहिए होगा मोशन को इंडिकेट करने के लिए? 3 या 2? दो। हाँ, अगर XY प्लेन में है तो X और Y एक्सिस चाहिए होगा, YZ प्लेन में मोशन हो रहा है तो Y एंड Z एक्सिस चाहिए होगा, XZ प्लेन में मोशन हो रहा है तो X एंड Z एक्सिस चाहिए होगा, राइट? बोलना, यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अब मोशन इन 2D को आप ब्रेक कर सकते हो मोशन इन 1D में। मोशन इन 2D को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं मोशन इन 1D में। तो आपको पता है कि अगर आप XY प्लेन कंसीडर करते हो, इफ यू कंसीडर मोशन इन XY प्लेन, तो कौन सा मोशन है? इफ यू कंसीडर मोशन इन XY प्लेन, 2D मोशन। हाँ वो 2D में है मोशन। देन इफ वी कंसीडर मोशन इन
XY plane, that is 2D motion, then we can break 2D motion. ब्रेक और विजुअलाइज, आप विजुअलाइज से लिख दो। Visualize 2D motion along X and Y axis independently. ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ? आप 2D मोशन को विजुअलाइज कर सकते हो along X एक्सिस एंड Y एक्सिस मोशन। जिसे देखो यहाँ पे ये X एक्सिस हुआ और ये Y एक्सिस हुआ, ये Y एक्सिस। जो मोशन है, सपोज करो आप ऑब्जेक्ट को किसी स्पीड से फेंके हो किसी एंगल थीटा पे, तो इसका पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक होगा, राइट? यही पाथ होगा ना, पैराबोलिक पाथ होगा। तो आप इस पाथ को एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलोंग ले सकते हो। देखना, ये अपना एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस। आप ऑब्जेक्ट को यू स्पीड से फेंके किसी एंगल थीटा पे, तो स्ट्रेट लाइन में सीधा जाएगा या ग्रेविटी के कारण बेंड हो जाएगा? इसका पाथ बेंड हो जाएगा। बेंड हो जाएगा। हाँ, और इस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? पैराबोलिक। तो ये मोशन कैसा है? ये कैसा मोशन है यहाँ पे जो मैं दिखाया? ये आपका 2D मोशन। इन कौन से प्लेन में है? XY plane। हाँ, now we can break this 2D motion along X axis and Y axis independently। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप इस मोशन को ब्रेक कर सकते हो। जैसे आप ये पॉइंट कंसीडर किए, अब इस पॉइंट का प्रोजेक्शन Y एक्सिस पे यहाँ पे होगा और X एक्सिस पे यहाँ पे होगा, राइट? पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया। जो पार्टिकल का जो पाथ है, इसका पॉइंट सपोज करो आप इस पॉइंट को कंसीडर करते हो, तो अब इस पॉइंट को कंसीडर करोगे तो इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे इस पॉइंट पे आएगा, एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट पे आएगा। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे इधर, एक्स एक्सिस पे इधर। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे इस पॉइंट पे देखते हो, फिर से इसका प्रोजेक्शन इधर वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे इधर। तो देख रहे हो, ये जो मोशन है 2D मोशन, इसको आप ब्रेक कर सकते हो या विजुअलाइज कर सकते हो along x एंड y एक्सिस मोशन। x एक्सिस के डायरेक्शन में एंड y एक्सिस के डायरेक्शन में आप इसके मोशन को विजुअलाइज कर सकते हो, राइट या रॉन्ग? तो x एक्सिस में यहां से पॉइंट O से पॉइंट A तक चला गया है, इसमें इसका पाथ चेंज हो रहा है क्या x एक्सिस के मोशन में? बोलो। नहीं सर, नहीं हो रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। लेकिन वाई एक्सिस के मोशन में पहले ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट तक गया, ये सपोज करो ये आपका मैक्सिमम हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट तक गया और उसके बाद फिर से इस पॉइंट का अगर आप देखते हो तो ये फिर से नीचे की तरफ आ रहा है ना, ये नीचे की तरफ आ रहा है ना ऑब्जेक्ट। तो पहले इस पॉइंट को हाँ अगर आप सर। बी लेते हो तो पहले जो पार्टिकल है वाई एक्सिस के मोशन को एनालाइज करो, इसके वाई एक्सिस के मोशन को एनालाइज करो, तो ओ से बी जा रहा है और फिर बी से ओ आ रहा है, राइट? हाँ, तो देख रहे हो आप इस 2D मोशन को आप इजिली ब्रेक कर पा रहे हो 1D मोशन में अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और ये जो मोशन है वो इंडिपेंडेंट है, यानी एक्स एक्सिस का मोशन वाई एक्सिस से कुछ इसको मतलब नहीं है, वाई एक्सिस का मोशन को एक्स एक्सिस के मोशन से कुछ लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट है। मैं समझ आया सभी को? यस सर।
ओके, तो ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? एनीवन? क्या सर कारण आपका है? क्वेश्चन रिपीट करो ना। देखो, ये 2D मोशन को हम लोग विजुअलाइज क्यों कर रहे हैं 1D मोशन में? 2D मोशन को 2D मोशन में ही हम लोग क्यों नहीं विजुअलाइज करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे सर क्योंकि 1D में अगर ब्रेक करेंगे तो फिर हम काइनेमेटिक्स का इक्वेशन हैं? लगा एग्जैक्टली, सकेंगे। एग्जैक्टली, एकदम सही बोले आप। अगर आप 1D में ब्रेक करोगे तो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो, राइट? ये यस सर। समझ में आया? हाँ, एकदम आप सही बोले। तो 2D मोशन, सर डायरेक्ट 2D में काइनेमेटिक्स नहीं लगेगा ना? नहीं लगेगा। देखो, जो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन है वो 1D मोशन के लिए ही अप्लीकेबल है। तो 2D मोशन इज visualized along x and y axis independently. Axis independently because we can apply kinematics equation along x and y axis. ओके, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। सर जैसे 2D मोशन को 1D मोशन में ब्रेक करके काइनेमेटिक इक्वेशन से निकालेंगे, लेकिन ऐसा भी कोई मेथड होगा ना कि जैसे 1D मोशन में 2D मोशन में कुछ होगा कि जिससे उसका इक्वेशन निकलना है? देखो, 2D मोशन में इसका जो पाथ है वो पैराबोलिक है ना? ओके, पैराबोलिक है। लेकिन 1D मोशन में ये जो आपका इक्वेशन आएगा वो काफी सिंपल आएगा। 2D मोशन में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा इक्वेशन। तो इसलिए आप 2D को 1D में ब्रेक कर रहे हो। हाँ, मेथड होगा, जरूर मेथड होगा। 2D मोशन को 2D मोशन में ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो मेथड आपको 11th क्लास के फिजिक्स में नहीं पढ़ना है। ओके, 11th क्लास के फिजिक्स में आपको यही पढ़ना है कि 2D मोशन को आप 1D मोशन में ब्रेक कर सकते हो। Then we can apply kinematics equation to solve this 2D motion problem. Okay? ये समझ में आया? यस सर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए स्क्रीनशॉट? देखना, फॉर एक्स एक्सिस क्या इक्वेशन होगा? एक्स एक्सिस के लिए काइनेमेटिक्स का इक्वेशन बोलना। Vx is equal to Ux प्लस ax into t, यही होगा इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा? Vx का इंडिकेट कर रहा है। व्हाट दिस Vx इंडिकेट्स? वेलोसिटी अलोंग एक्स फाइनल एक्सिस। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। हाँ, इवेक्स वेक्टर क्या इंडिकेट कर रहा है? इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। हाँ, अलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स क्या इंडिकेट कर रहा है? एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, सेकेंड इक्वेशन आप क्या जानते हो काइनेमेटिक्स का?
सेकेंड इक्वेशन आप सभी को पता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हाँ, तो s के जगह हम लोग x लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर। ओके, थर्ड वन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर लिख देते हैं, टू ax इंटू x। ऐसा ax एक्सिस का इक्वेशन हो गया। वैसे ही आप y एक्सिस के लिए लिख सकते हो, और y एक्सिस बताना। फर्स्ट इक्वेशन क्या लिख देंगे? वेक्टर vy is equal to वेक्टर v by ओके, सेकेंड इक्वेशन x y x या y? y y वेक्टर क्या इंडिकेट करेगा? y डिस्प्लेसमेंट Y-axis. अलोंग y एक्सिस। y x। हाँ, सर हम s लिख के x क्यों नहीं लिख सकते? क्या? s लिख के नीचे y क्यों नहीं लिख सकते? हाँ, लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। सर हम लोग s की जगह y लिख रहे, तो फिर ut और हाफ at स्क्वायर के बीच में y क्यों लिख रहे? कहाँ पे? ए यू वाई वेक्टर है ना। एक मिनट, क्या आप पूछिए, फिर से पूछना। लोग s वेक्टर की जगह y वेक्टर ले रहे, फिर हम लोग जैसे नॉर्मली काइनेटिक इक्वेशन में s वेक्टर इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, तो इसमें हम लोग u y क्यों ले रहे? ये यू वाई वेक्टर क्या इंडिकेट कर रहा है? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। क्योंकि अब अपने पास दो दो एक्सिस है ना, जो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन है आपके पास, वो एक एक्सिस के लिए है, केवल एक एक्सिस होता है इसमें। इसमें दो एक्सिस नहीं होता है काइनेमेटिक्स के इक्वेशन में, लेकिन यहाँ दो एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसलिए आप नोटेशन यूज कर रहे हो यहाँ पे, वाई नोटेशन यूज किया जा रहा है टू इंडिकेट दैट दिस मोशन इज टेकिंग प्लेस अलोंग वाई एक्सिस। यहाँ पे एक्स नोटेशन यूज किया जा रहा है टू इंडिकेट दैट दिस मोशन इज टेकिंग प्लेस अलोंग एक्स एक्सिस। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको पता है कि एक ही एक्सिस है, वो एक्स एक्सिस भी हो सकता है, वाई एक्सिस भी हो सकता है, जेड एक्सिस भी हो सकता है, एक ही एक्सिस है। तो आप डायरेक्टली आप कुछ ऐसे लिख देते हो, राइट? समझ में आ रहा? हाँ सर। हाँ, इसमें एक ही एक्सिस होता है, इसलिए इसके बारे में हम लोग नोटेशन नहीं यूज करते हैं, एक्स वाई जेड ये सब कुछ यूज नहीं करते हैं, कोई एक ही एक्सिस होगा। ठीक है, थर्ड इक्वेशन बताना। थर्ड इक्वेशन क्या लिखेंगे? dy स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर y y square plus 2a y into y। ओके, तो टोटल कितने इक्वेशन है आपके पास मोशन इन 2D में? 6 6। हाँ, और 6 इक्वेशन से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। मोशन इन 1D में कितने इक्वेशन थे? 3। हाँ, तो 3 इक्वेशन से ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। और जो इक्वेशन है कब हम लोग यूज कर पाएंगे? जब तक आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो। constant हाँ, कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी आप इक्वेशन को यूज कर पाओगे। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हुआ तो क्या हम लोग यूज कर पाएंगे इस इक्वेशन को? नहीं। सर तो अगर फिर हमें, एक्सेलरेशन वेरिएबल हुआ तो? हाँ, तो भाई इंटीग्रेशन मेथड यूज करेंगे, इंटीग्रेशन मेथड यूज करेंगे, राइट? यस सर। ठीक है, देखो इसमें आप पढ़ोगे प्रोजेक्टाइल मोशन, एक टर्म है प्रोजेक्टाइल मोशन। नाउ व्हाट इज दिस प्रोजेक्टाइल मोशन? Projectile motion is the motion which is taking place under the influence of gravity. So, the motion that takes place
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, किसके इन्फ्लुएंस में ये मोशन होता है? ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे आपके पास टेनिस बॉल है और आप उस टेनिस बॉल को सपोज करो फेंक रहे हो, थ्रो कर रहे हो, तो टेनिस बॉल का जो मोशन हो रहा है वो किसके इन्फ्लुएंस में हो रहा है? ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस। ग्रेविटी। हाँ, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हो रहा है। तो उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? टेनिस बॉल के मोशन को क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन। हाँ, लेकिन जो रॉकेट का मोशन होता है, क्या उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोल सकते हैं क्या? नहीं, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हैं रॉकेट का मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन? क्योंकि वो नीचे ग्रेविटी नहीं रहती ना। ग्रेविटी नहीं, नहीं, वो सिर्फ क्या ऊपर ही ऊपर जाएगा, रॉकेट, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। हाँ, और रॉकेट को मूव कराने के लिए हम लोग फ्यूल का यूज करते हैं ना, एक्सटर्नल फोर्स उसमें रहता है ना। हाँ, हाँ, अब बॉल को, टेनिस बॉल को आप जब थ्रो करते हो तो उसमें तो कोई फ्यूल नहीं रहता है, कोई ईंधन नहीं होता है ना, राइट? तब पर हम तो उसमें फोर्स लगाते हैं ना फेंकने से पहले। हाँ, तो इनिशियल फोर्स हटा दो, इनिशियल फोर्स हटा दो। लेकिन रॉकेट में क्या आप इनिशियल फोर्स लगा के रॉकेट को एकदम से ऊपर ले जाओगे क्या? कि फिर से वो रॉकेट नीचे आ जाएगा? yes, रॉकेट में तो कंटिन्यूअस वो फ्यूल का बर्निंग होता है, उसके वजह से रॉकेट ऊपर जाता है ना। हाँ सर। जिस मोमेंट पे इंजन उसका शट डाउन हो जाएगा तो क्या रॉकेट ऊपर जाने लगेगा क्या उस टाइम पे? वो भी ग्रेविटी पे अट्रैक्ट हो जाएगा। हाँ, वो भी ग्रेविटी के वजह से नीचे धड़ाम से गिरेगा ना, राइट? तो जो रॉकेट का मोशन होता है वो, उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं बोल सकते हैं। जो क्रैकर्स होते हैं, जो पटाखे होते हैं जो हम लोग फोड़ते हैं, उसको प्रोजेक्टाइल मोशन के कैटेगरी में लाएंगे या नहीं लाएंगे? जो रॉकेट होते हैं ना, क्रैकर्स, सर उसे हाँ सर, वो प्रोजेक्टाइल projectile मोशन motion में आते हैं। लाएंगे, क्योंकि वो ऊपर जाता है रॉकेट उसका, तो फिर वो नीचे आता ही है। हाँ, तो नीचे आता है, वो कब नीचे आता है? जब वो मतलब जब उसका फ्यूल खत्म हो जाता है। हाँ, तो हाँ, उसका जब फ्यूल खत्म। उसका फ्यूल तो खत्म हो जाता हाँ, लेकिन जब तक फ्यूल होता है तो क्या वो नीचे आता है? है। नहीं, नहीं, हाँ, नहीं आता है ना, तो वही बात है। तो जब उसका फ्यूल, जैसे रॉकेट का भी जब फ्यूल खत्म हो जाएगा तो वो नीचे ही आएगा ना। समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सर एक और बार समझाइए। देखो, टेनिस बॉल को आप एक बार थ्रो किए, उसके बाद तो आपका कंट्रोल नहीं है ना टेनिस बॉल के मोशन के ऊपर। नहीं, हाँ, एक बार जब थ्रो कर चुके हैं तो उसका जो मोशन हो रहा है वो किसके इन्फ्लुएंस में हो रहा है? ग्रेविटी। ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। हाँ, तो उसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। लेकिन रॉकेट के केस में ऐसा होता है क्या? एक बार नहीं, आप रॉकेट को नहीं, ईंधन दो नीचे टेक ऑफ के लिए, तो क्या उसके बाद आपको ईंधन देने का, फ्यूल को बर्न करने का जरूरत नहीं पड़ता है क्या रॉकेट के केस में? पड़ता है। पड़ता है। पड़ता है ना। उसको कंटिन्यूअस हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल को बर्न करा के और उस रॉकेट को ऊपर के डायरेक्शन में प्रोपेल करते हैं, राइट? वहां पे न्यूटन थर्ड लॉ काम करता है। तो रॉकेट के केस में जो रॉकेट का मोशन होता है वो एक्सटर्नल फैक्टर के वजह से होता है। और एक्सटर्नल फैक्टर क्या हुआ? बर्निंग ऑफ द फ्यूल, राइट? तो रॉकेट के मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में डालेंगे या नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे। नहीं डालेंगे। नहीं डालेंगे, राइट? डालेंगे। सर, हाँ, सर अगर रॉकेट का जैसे फ्यूल खत्म हो गया हाँ, तब तो वो उसके प्रोजेक्टाइल बाद मोशन के कैटेगरी में आ जाएगा। सर तो प्लेन भी प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं आएगा ना, प्लेन और हेलीकॉप्टर। नहीं नहीं नहीं, वो सभी प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं है, राइट? सर प्रोजेक्टाइल मोशन सिर्फ 2D में होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ 2D में होता है क्या प्रोजेक्टाइल वो? मोशन सिर्फ 2D में होता है क्या? नहीं नहीं, वो 3D में भी हो सकता है ना।
3D में भी होता है। सर जो अब स्पेस 1D में नहीं हो सकता? देखो 1D में भी हो सकता है। मैं डिफिनीशन क्या लिखा हूँ, द मोशन दैट टेक्स प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मोशन तो 1D भी होता है ना, 2D भी होता है ना, 3D भी होता है ना, राइट? ये सभी को समझ में आया? हाँ सर। यस क्राइटेरिया सर। क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन का? क्राइटेरिया क्या है? कब हम लोग मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोल सकते हैं? जब मोशन जब किसके वो इन्फ्लुएंस में हो रहा हो? ग्रेविटी के ग्रेविटी जब के मोशन इन्फ्लुएंस। ग्रेविटी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हो रहा हो। ग्रेविटी। हाँ, ओके। ठीक है। इसमें हम लोग कुछ एजम्पशन लेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग कुछ एजम्पशन लेंगे। एजम्पशन तो देखो, इस चैप्टर में कारण कोई रेसिस्टेंस नहीं है, देयर इज नो रेसिस्टेंस ड्यू टू एयर। ये फर्स्ट एजम्पशन। लेकिन ऐसा होता है क्या रियल लाइफ में? ऐसा होता है क्या रियल वर्ल्ड में? ऐसा होता है क्या कि नहीं एयर के सर। कारण कोई रेसिस्टेंस ना हो? नहीं, नो लेकिन सर। प्रॉब्लम को सिंपल नहीं बनाने के सर। लिए ये सब हम लोग कुछ एजम्पशन लेते हैं ड्यू टू एयर। ओके, सेकेंड एजम्पशन है अपना, द इफेक्ट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल। द इफेक्ट ड्यू टू द rotation of earth is negligible। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सर हाँ, अगर वो अर्थ के रोटेशन से कुछ इफेक्ट पड़ता है तो क्या इफेक्ट पड़ता था वो? वो नेग्लिजिबल होता है, मतलब अर्थ का जो रोटेशन होता है बहुत ही स्लो होता है ना, राइट? अगर आप खुद सोचो, आप अर्थ के सरफेस पे खड़े हो, अगर अर्थ का रोटेशन ज्यादा तेजी से होता तो आपको चक्कर आता कि नहीं आता? आता। हाँ, जब आप खुद रोटेट करते हो तो आपको चक्कर आता है कि नहीं आता है? आता है सर। आता है। हाँ, आता है। लेकिन आप अर्थ के सरफेस पे हो और आपको पता ही नहीं चलता है कि अर्थ रोटेट भी कर रहा है, तो क्या उसका फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा क्या मोशन पे भी? नहीं सर। नहीं। हाँ, तो इसलिए नेग्लिजिबल होता है, राइट? हाँ, अब ज्यादा तेजी से अर्थ को आप रोटेट कराने लगोगे किसी भी फैक्टर की वजह से, ऐसा अगर हो गया इन केस, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसका असर पड़ेगा मोशन में, उसका पाथ चेंज हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, राइट? ये समझ में आया? सर एयर रेजिस्टेंस से भी तो उसका पार्ट चेंज हो सकता है ना? हाँ, पाथ चेंज हो सकता है, इससे भी पाथ चेंज हो सकता है। तो ये सब कुछ एजम्पशन हम लोग क्यों लेते हैं? क्या कारण है एजम्पशन लेने का? ये सब कैलकुलेशन इजी करने के लिए। हाँ, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। अगर सभी फैक्टर को इंक्लूड कर लो तो फिर कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगेगी, उस टाइप का, उस लेवल का मैथ्स आप पढ़े ही नहीं हो। तो इसको जब आप हायर क्लास में जाओगे, जब इन फ्यूचर अगर आप इंजीनियर बनते हो और रॉकेट ये सब बनाते हो, तो इन सभी फैक्टर को आपको कंसिडर करना होगा, ठीक? अभी जो हम लोग ऐसा फैक्टर को नेग्लिजिबल एजम्पशन में नेग्लिजिबल ले रहे हैं या कंसिडर नहीं कर रहे हैं, अगर आप फ्यूचर में इंजीनियर बनते हो तो इन सभी फैक्टर को आपको कंसिडर करना होता है। उसके बाद आपको डिजाइन करना होता है इक्विपमेंट का, रॉकेट का, जो भी आप डिजाइन करना चाहते हैं। तो ये दो एजम्पशन अभी तक मैं लिखाया हूँ, इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, अभी भी कुछ एजम्पशन बाकी है अपना।
ओके, एक और एजम्पशन है, स्क्रीनशॉट ले लिए हो इसका। अच्छा हाँ सर। ये फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ द ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होता है? यानी कौन सा पाथ, जैसे यहाँ पे देखो कौन सा पाथ पार्टिकल ट्रेस कर रहा है ड्यूरिंग इट्स मोशन, तो इसका ट्रेजेक्टरी क्या है? व्हाट इज इट्स ट्रेजेक्टरी? यहाँ पे पैराबोला, राइट। तो ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ होता है, जिस पाथ को ऑब्जेक्ट ट्रेस करता है ड्यूरिंग इट्स मोशन। So for all points of the trajectory, the acceleration due to gravity, the acceleration due to gravity is constant, ये कांस्टेंट होता है। सर पर अर्थ के हर पॉइंट पे तो ग्रेविटी की वैल्यू अलग होती है ना। हाँ अलग होती है, लेकिन ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। हर एक पॉइंट पे ऐसा आप मतलब बोल सकते हो, हर एक पॉइंट पे डिफर करता है, लेकिन अर्थ इतना छोटा नहीं है ना। जैसे सपोज करो कि अभी आप चंद्रपुर में हो, आप नागपुर चले गए, तो जी का वैल्यू चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, पर सर हाँ अगर हम पोल से सेंटर हाँ तक, हाँ हाँ ऑफ हाँ कोर्स अलग होगा ना। हाँ, तो उतना दूर ऑब्जेक्ट को जाना भी तो चाहिए, ठीक है। सर अगर हम बहुत एक्सटर्नल फोर्स यूज करें तो वो जा भी सकता है ना। उसके लिए तो आपको शक्तिमान बनना होगा। क्या, अगर आप चंद्रपुर से नागपुर या मुंबई बॉल को फेंकना चाहते हो, तो उसके लिए तो सुपर पावर होना चाहिए ना। नहीं सर, कुछ और एक्सटर्नल फोर्स यूज कर लेंगे। चलो ठीक है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर अर्थ एकदम से छोटा होता तो फिर आप बोल सकते थे कि हाँ ये सब फैक्टर काम आएगा, लेकिन अर्थ खुद ही इतना बड़ा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता जी के वैल्यू में, कि आप चंद्रपुर में हो या नागपुर में हो या मुंबई में हो, हर एक जगह जी का वैल्यू सेम ही रहेगा इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सर आपने 2 बार रिपीट कर दिया, कॉन्स्टेंट इन। ओके ठीक है, इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक, आप लास्ट एजम्पशन नोट कर लो। अब हम लोग इसमें वेरियस पैरामीटर्स पढ़ेंगे, जो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या पैरामीटर्स हैं, वेरियस पैरामीटर्स उस पर स्टडी करेंगे। तो मैं मोशन इन 1D में भी आपको वेरियस पैरामीटर्स पढ़ाया हूँ, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, ये सब पढ़ाया हूँ ना, मैक्सिमम हाइट, राइट। इसमें भी वैसा ही है ना। हाँ इसमें भी वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब उसको जो हम लोग फाइंड आउट, होगा। क्या। मतलब सर इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन के रिस्पेक्ट में है ना। हाँ इसमें 2D मोशन के लिए आप फाइंड आउट करोगे ये सब, उसमें 1D मोशन के लिए फाइंड आउट किया गया था, राइट। तो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ वेरियस पैरामीटर्स इन प्रोजेक्टाइल मोशन।
देखना यहाँ पे, ये आपका एक्स एक्सिस है और है वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन हुआ, ओरिजिन। आप ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से प्रोजेक्ट कर रहे हो या थ्रो कर रहे हो, किसी स्पीड से ही थ्रो करोगे ना, कुछ स्पीड दोगे आप, जैसे बॉल है तो बॉल को थ्रो करने के लिए आप अपना हाथ को थोड़ा स्विंग करोगे ना, कुछ तो स्पीड दोगे उसको। तो सपोज करो यहाँ पे आप यू स्पीड दिए, बॉल को यू स्पीड से प्रोजेक्ट किए, अगर ग्रेविटी नहीं होता तो इसका पाथ कैसा हो जाता, सीधा निकल जाता ना, ऐसे स्ट्रेट लाइन में हाँ चला जाता सर। ना, ग्रेविटी नहीं होता तो। ग्रेविटी नहीं होता तो अगर आप बॉल को फेंके हो इस डायरेक्शन में तो क्या वो वापस लौट के आता, क्या बॉल नहीं। वापस लौट के आता ही नहीं। नहीं सर। हाँ, लेकिन ग्रेविटी है उसके वजह से इसका पाथ कैसा हो जाता है, पैराबोलिक। पैराबोलिक पाथ हो जाता है, पैराबोलिक। राइट, ऐसा कुछ पाथ हो जाता है इसका जी के वजह से, क्योंकि जी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, मींस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, हाँ सर। राइट। हाँ, और इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा है किसी भी पॉइंट पे, यही मैं थर्ड एजम्पशन में लिखा हूँ, सेम रहेगा ट्रेजेक्टरी के हर एक पॉइंट पे जी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वो सेम ही रहता है, तो इसी जी की और वजह सर से जैसे जैसे वो इसका ग्राउंड के नीचे आएगा तो वो तो कम होते जाएगा ना, क्या कम होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नहीं नहीं कम थोड़ा ही होगा, जी का वैल्यू पर कांस्टेंट होता है। सर जब हम टुवर्ड सेंटर जाते हैं तो कम होते जाता है ना। एक बात बताओ, जो इमोशन हो रहा है वो अर्थ के सरफेस पे हो रहा है या अर्थ के अंदर हो रहा है, सरफेस पे, पर सर प्रैक्टिकली तो होता है ना। प्रैक्टिकली कैसे होता है इमोशन अर्थ के अंदर, सपोज अगर हम अजम्पशन कर ले कि हम कुछ कर रहे हैं तो जब हम टुवर्ड्स द सेंटर जाते हैं तो कम ही होता है ना। मतलब सर जैसे हम यहाँ से राइट, एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है, वहां से हम एक ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, तो वो हाँ जब एयर में उसके मैक्सिमम हाइट पे गया, हाँ उस पे सपोज उसकी ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है, फिर हाँ, जब वो नीचे नीचे आ रहा तो वो कम नहीं होगी क्या? नहीं वो कम नहीं होगी, वो सरफेस पे है इसीलिए। क्योंकि जो भी मोशन हो रहा है वो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ हो रहा है। हाँ सर। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मोशन इज टेकिंग प्लेस, ऐसा नहीं है कि आप 10 किलोमीटर ऊपर ऑब्जेक्ट को फेंक दिए हैं, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। जो भी यहाँ पे मोशन हो रहा है, मोशन इज टेकिंग प्लेस नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस के नजदीक ही ये सब मोशन हो रहा है, राइट। ऐसा सुपरमैन को एज्यूम करके नहीं सोचो, नॉर्मल इंसान कितना फेंक सकता है, मैक्सिमम कितना फीट ऊपर जा सकता है उसका बॉल, 50 फीट, 40 फीट, 60 फीट, तो वो सब नजदीक ही हुआ ना, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ ही हुआ ना, राइट। तो उतना पे जी का वैल्यू चेंज नहीं होता, ये सभी को सर समझ में पर आया। अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स से उसको ऊपर भेजे तो कितना ऊपर फेंक पाओगे आप, सर तो एक्सटर्नल फोर्स से ही प्रोजेक्टाइल मान के चलो। मोशन ही रहेगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन ही नहीं रहेगा हाँ, एक्सटर्नल फोर्स से नहीं तो। अगर सपोज करो जो एक्सटर्नल फोर्स से ही आप स्प्रिंग वगैरह लगा के कुछ भी लगा के एक बार फेंक दिए, तो ऑब्जेक्ट ऐसा थोड़ी है कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर ही निकल जाएगा, तो यहाँ पे जो मोशन हो रहा है वो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ हो रहा है, मैं हमने एजम्पशन में ही यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन रहे ही नहीं कि अगर बहुत ज्यादा फोर्स लगा के फेंक देंगे हाँ करेंगे सर। करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ।
एजम्पशन में कि जो भी मोशन यहाँ पे हो रहा है वो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ हो रहा है। तो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। जब मैं आगे आपको ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि जी का वैल्यू चेंज होता है विथ हाइट, विथ डेप्थ, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वो ग्रेविटेशन चैप्टर में आपको पढ़ना है। लेकिन इस चैप्टर में हमें क्या एज्यूम करना है, क्या एजम्पशन लेना है? Motion जी का is वैल्यू, taking place near the surface of the earth. हाँ, और जी का वैल्यू कांस्टेंट रहता है इस चैप्टर में, राइट? ये समझ में आया? हाँ सर, इस चैप्टर में। हाँ, वैसा नहीं है। हाँ, इस चैप्टर ऐसा नहीं है कि जी का वैल्यू चेंज नहीं करता है, फ्लक्चुएट नहीं करता है, करता है। वो मैं ग्रेविटेशन चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। हाँ, ग्रेविटी नहीं होती तो इसका पाथ कैसा हो जाता? ये ऑब्जेक्ट कभी वापस लौट के आता क्या? नहीं। नहीं, लौट के आता ही नहीं वापस। तो ग्रेविटी की वजह से इसका जो पाथ है वो बेंड हो गया या कर्व हो गया, जिसको आप पैराबोलिक पाथ भी बोलते हो। और जी का वैल्यू इस ट्रेजेक्टरी पे सेम है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, तो देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है वो यही होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन दे रखा है उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। इंफॉर्मेशन में हम क्या क्या नोट डाउन करेंगे? इवेक्स का वैल्यू, इसको कुछ करेंगे, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लो। इवेक्स का वैल्यू, इवेक्स का मतलब क्या हुआ? इनिशियल Initial. वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। ey का वैल्यू नोट करेंगे, ax का वैल्यू नोट करेंगे, ay का वैल्यू नोट करेंगे। यानी टोटल आपको कितना वैल्यू नोट करना है? 4. 4। ux, uy, A, ax, AY. ay। ओके, तो बताना यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसको आप ई स्पीड से प्रोजेक्ट किए हो एट सम एंगल थीटा, तो इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी का एक्स के डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा? ux एक्स। हाँ, ux। और ux का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज दिस ux? u cos थीटा या u sin थीटा? u cos theta U cos theta. थीटा, यू cos थीटा। u cos थीटा। y के डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा u का? U sin theta. sin theta u sin थीटा, राइट। uy is equal to u sin थीटा। सर ये अब कैसे आप पता इस, चलेगा कि कब cos हाँ, थीटा लेना है और कब sin थीटा लेना है, कौन से बोलिए। एक्सिस पे? तो जब आप ux और uy लिख देते हो तो आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे 2D मोशन को ब्रेक कर देते हो इन 1D मोशन along x एक्सिस एंड y एक्सिस इंडिपेंडेंटली, राइट? तो सर हम वो 2D वेक्टर को भी ऐसे ही 1D में ब्रेक करते थे ना? हाँ, 2D वेक्टर को ऐसे 1D में ब्रेक कर देते थे। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे ux और uy लिख लिए 1D में ब्रेक कर चुके हो। बोलो, यहाँ तक समझ आया सर को? क्या हाँ मीनिंग सर। होती है? ओके, तो ux और uy यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्लैक पेन से, u sin थीटा। ओके, तो आप 2D मोशन को 1D में ब्रेक कर चुके हो। अब आपको 2D मोशन को विजुअलाइज करना है इन 1D along x एक्सिस एंड y एक्सिस इंडिपेंडेंटली। तो evex का वैल्यू बताना है। evex का वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे? यू cos थीटा। हाँ, u cos U थीटा। cos theta. ओके, uy का वैल्यू क्या लिखेंगे? यू साइन sin थीटा। Sin थीटा। theta. u sin थीटा। इसका डायरेक्शन अपवर्ड है ना, हाँ, तो साइन हाँ। कन्वेंशन आप पहले यहाँ पे लिख लेना। आपका साइन कन्वेंशन आप कुछ ऐसा है, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो, डाउनवर्ड नेगेटिव। Negative. डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हो, राइट साइड को पॉजिटिव ले रहे हो, लेफ्ट साइड को। हाँ, सर ये आपकी आवाज कन्वेंशन है, मतलब ऐसे हो आप रही है। एज्यूम कर रहे हो कि सर आपकी बहुत आवाज ब्रेक धीरे हो धीरे रहा और बीच में कट जा रही है। है और आपकी स्क्रीन भी फ्रीज हो रही है। अगर ऐसा डायरेक्शन होगा तो साइन हमारा प्लस होगा, नेगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। सर सर आवाज ठीक है?
आवाज आपकी आपकी ब्रेक हो रही है और आवाज आपकी स्क्रीन भी आ रही फ्रीज हो रही है। नहीं। ओके, आवाज ब्रेक होके आ रही है। हाँ, और और स्क्रीन भी कभी कभी फ्रीज हो रही है। फ्रीज भी हो जा रही है, स्क्रीन भी फ्रीज हो जा रही है। वेट, अभी देखना तो, अभी ठीक है क्या? हाँ, अभी ठीक है। सर आप कुछ लिख के दिखाइए क्योंकि आपकी अभी स्क्रीन ठीक आ रही है? अभी ठीक आ रही है क्या? हाँ सर, कुछ हाँ लिख के आवाज दिखाओ। ठीक आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही। हाँ सर अभी तो कुछ भी नहीं आ रही। हाँ, अभी आवाज आ रही है? हेलो, हेलो। हाँ सर। ओके, वो नेटवर्क इशू था, इसके वजह से वो बीच में ब्रेक हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिए थे क्या आप सभी? नहीं सर। नहीं लिए थे? किसी ने लिया था उस पे सर स्क्रीन? AX AY का बाकी था। हाँ हाँ, हाँ सर एजम्पशन। AX और AY। सेव है का ओके, बात। सर आप वो साइन कन्वेंशन भी बता रहे थे। हाँ प्लस अपवर्ड। एजम्पशन आप सभी ने लिख लिया हो ना? हाँ सर। क्या? और एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। सब्जेक्ट को आप इनिशियल वेलोसिटी यू से प्रोजेक्ट किए हो एट सम एंगल थीटा, इसका पाथ कुछ ऐसा पैराबोलिक हो जाएगा। हाँ, जी नीचे ही रहेगा हर एक पॉइंट पे। तो मैं आपको क्या बोला था कि सबसे पहले आपको ux, uy, ax और ay लिख लेना होता है। हाँ, तो बताना यहाँ पे ux क्या होगा? U cos U थीटा। cos थीटा। uy, U sin sin थीटा। थीटा। ax, पता नहीं। वो आपने x, बताए। हाँ x के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आपको दिख रहा है क्या? नहीं। नहीं, तो जीरो। 0 y के डायरेक्शन में G g प्लस जी या माइनस जी, क्योंकि माइनस अपवर्ड G। डायरेक्शन को प्लस दे रहे हो। माइनस। हाँ, ऐसा है ना आपका साइन इस डायरेक्शन हाँ के लिए। हाँ तो यहाँ पे ay के जगह लिखेंगे माइनस जी, राइट? हाँ सर।
ओके, तो मैं लैंग्वेज लिख देता हूं। An object is thrown from the origin with initial velocity u, किस प्लेन में? इन एक्स वाई प्लेन, मेकिंग एन एंगल, कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ? थीटा विथ थीटा। एक्स एक्सिस, हाँ एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस। ओके, तो इसका x कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का u cos x के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि g का जो डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो g का कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा x के डायरेक्शन में, तो 0, y के डायरेक्शन में -c। ओके, अब आपको क्या क्या इसमें फाइंड आउट करना है? पहले हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी। एक बात बताओ, मैक्सिमम हाइट पे, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट होगा, वेट ये शायद देखना है, आप यहाँ पे इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो मैक्सिमम हाइट कहाँ पे है। ये वाला पॉइंट मैक्सिमम हाइट का होगा, यही है ना मैक्सिमम हाइट, इसके ऊपर नहीं जा रहा है ना ऑब्जेक्ट, तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होगा? 0। वो 1D मोशन में 0 होता है, 2D मोशन में 0 होता है क्या? नहीं। नहीं। देखो मैं आपको बताया था ना, 2D मोशन को आपको विजुअलाइज करना है मोशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो मोशन अलोंग जब वाई एक्सिस आप विजुअलाइज करोगे, क्या वो 0 होगा क्या वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग? नहीं सर, मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे वाई एक्सिस के अलोंग 0 होगा या नहीं होगा? हाँ नहीं सर, होगा। 0 होगा ना हाँ y एक्सिस के सर। अलोंग। हाँ, वाई एक्सिस के अलोंग 0 0 होगा। होगा। अगर वाई एक्सिस पे 0 नहीं होता तो ये और ऊपर जाता ना ऑब्जेक्ट। हाँ, हाँ, एक्स हाँ एक्सिस के सर। अलोंग 0 होगा या नहीं होगा? एक्स एक्सिस के नहीं नहीं अलोंग होगा। नहीं होगा। होगा। हाँ, तो यहाँ पे ये जो हाइट है ऑब्जेक्ट का, इसी हाइट को आप बोलते हो मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, तो ये मैक्सिमम हाइट पे आपको क्या मिलता है? वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस 0, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। मैक्सिमम। हाँ, वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस को? एक्स एक्सिस का इक्वेशन यूज करके या वाई एक्सिस का इक्वेशन यूज? x एक्सिस का इक्वेशन यूज करके। एक्स एक्सिस का इक्वेशन यूज करके, राइट। तो आप जब एक्स एक्सिस का इक्वेशन यूज करोगे तो वहां पे है vx इज इक्वल टू ux। ux प्लस ax t। हाँ, तो ax का तो वैल्यू 0 है ना, हाँ। ax का वैल्यू 0 है, हाँ। तो vx का वैल्यू हमेशा क्या होगा? vx इज इक्वल टू ux। UX। यानी x के डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज करेगा या नहीं करेगा? x के डायरेक्शन में नहीं करेगा। नहीं करेगा। नहीं नहीं करेगा। करेगा। हाँ, यानी यहाँ पे इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो, जिस पॉइंट से ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो, उस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या है एक्स के डायरेक्शन में? सेम। u cos थीटा, U राइट। हाँ, Same. तो इसके हर एक पाथ पे एक्स के डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी होने वाला है? हर एक पाथ U पे u cos cos U थीटा। cos theta। u cos थीटा ही रहेगा। क्यों u cos थीटा रहेगा? क्यों चेंज नहीं करेगा वेलोसिटी एक्स के डायरेक्शन में? क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन दी। हाँ, एक्स के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, तो एक्स के डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, राइट। यस। हाँ।
अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी 0 है, तो x के डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। देखो यहाँ मैं डायरेक्शन दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ। यहाँ पे क्या वेलोसिटी रहेगा, यहाँ पे u cos थीटा। तो देखना, अगर आप कोई एक जनरल पॉइंट लेते हो, अगर कोई आप जनरल पॉइंट लेते हो, सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ, तो यहाँ पे x के डायरेक्शन में आपको क्या वेलोसिटी मिलेगा? x के डायरेक्शन में U cos U theta. cos u cos theta u cos थीटा, और y के डायरेक्शन में चेंज होगा या 0 चेंज Zero. होगा? नहीं, नहीं सर, चेंज होगा। चेंज हो, नहीं नहीं, ये मैक्सिमम हाइट नहीं है, ये पॉइंट जो है मैक्सिमम, हाँ तो हाँ वो चेंज होगा, तो y के डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हाँ होगा। चेंज तो होगा। बता जय गुरुदेव, गुड मॉर्निंग सर। O से A, जब पार्टिकल O से A जा रहा है तो कुणाल y के सर? डायरेक्शन में वेलोसिटी पार्टिकल का, हाँ हाँ मैम, जय गुरुदेव, गुड मॉर्निंग सर। अपनी हाँ, good क्लास morning. में एक महेश करके एक स्टूडेंट है, महेश, हु इज दैट? अभी वो ना सर क्लास लीव कर दिया है उसने। एक्चुअली वन Okay. स्टूडेंट विथ नेम महेश, ओके तो वो डेली क्लास ज्वाइन कर रहा है, बट ही इज नॉट टेकन एडमिशन एंड वी डोंट नो आल्सो। ओके मैम, तो थोड़ी देर बाद अगर जैसे वो वापस से वो ज्वाइन करता है क्लास, तो मैं आपको एक बार इन्फॉर्म। ठीक। तो देखना, O से A पाथ में जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो y के डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी पार्टिकल का इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? वर्टिकल मोशन को आप विजुअलाइज करो, डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है जब ऊपर जाता है Increase object? करेगा सर. इंक्रीज करेगा। ऊपर, जब ऊपर जाता है ऑब्जेक्ट, आपका क्वेश्चन रिपीट करो सर। जब हाँ O सर, से कंफ्यूजन हो रहा. जब O से A पाथ में जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो y के डायरेक्शन में वेलोसिटी पार्टिकल का डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है? डिक्रीज Increase हो रहा. इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, ऊपर जा रहा है? डिक्रीज और होगा। आपकी स्क्रीन ही नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है? दिख रही है। दिख रही है सर. ओके, तो देखो, जब मैं आपको वर्टिकल मोशन में बताया था ना, अगर आप ऑब्जेक्ट को या बॉल को ऊपर के डायरेक्शन में थ्रो करते हो तो बॉल ऊपर जाते वक्त उसका स्पीड बॉल का डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है? डिक्रीज डिक्रीज होता है। मैक्सिमम हाइट पे Decrease क्या हो होगा. जाता है? मैक्सिमम Zero. हाइट पे क्या हो जाता है? जीरो। Zero. तो हाँ, तो यहाँ पर भी Zero. y के डायरेक्शन में देख रहे हो, y के डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट पे स्पीड क्या हो गया है ऑब्जेक्ट का? 0 जीरो हो गया। और जब ऑब्जेक्ट, हाँ, जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रही होती है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? Increase होगी. इंक्रीज इंक्रीज होगी, उसका स्पीड इंक्रीज होगा। डायरेक्शन क्या होगा? डाउनवर्ड है, अपवर्ड, ऊपर से नीचे? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। हाँ, तो वेलोसिटी उस केस में निगेटिव होगा। ऊपर से नीचे जब ऑब्जेक्ट आएगा तो वेलोसिटी निगेटिव होगा, नीचे से ऊपर जब ऑब्जेक्ट जाएगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव पॉजिटिव होगा होगा बट बट डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा। होगा। हाँ, पर डिक्रीज लेकिन होगा. हाँ, लेकिन ऊपर से नीचे जब ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव होगा पर इंक्रीज करेगा। नेगेटिव होगा बट इट विल बी इंक्रीजिंग। ओके, Increasing. सभी को समझ में आया? हाँ सर। y के डायरेक्शन में मोशन कैसे होगा ऑब्जेक्ट का? y के O से A, जब O पार्टिकल O से सर आपकी वॉइस कट हो रही है बार बार. हाँ सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। A पॉइंट से जब B पॉइंट तक ऑब्जेक्ट जा रहा है तो Sir. ऑब्जेक्ट का स्पीड इंक्रीज कर रहा होगा। हाँ, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ सर, आधी आवाज आती नहीं और आधी आवाज ही सिर्फ आ रही है. और हाँ सर। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, आज से मैं यहीं तक रहने देता हूँ आज, क्योंकि यहाँ कुछ ज्यादा ही बारिश हुआ है तो उसकी वजह से नेटवर्क इशू हो रहा होगा। तो कल के क्लास में मैं यहीं से फिर कंटिन्यू करता हूँ। ओके, हाँ सर। यस सर.
ठीक है, तो मोशन इन 2D से ही मैं कल के क्लास में अभी जो मैं पढ़ाया हूँ फिर से इसको मैं रिपीट कर दूंगा और यहीं से स्टार्ट करूँगा। यस सर। ओके, बाय टू एवरीवन। बाय सर, गुड डे। बाय सर, गुड डे। Bye, sir.